दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी परीक्षा को ध्यान में रखकर प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है 2010 के टीजीटी नागरिक शास्त्र का प्रश्न पत्र। इसमें हम नागरिक शास्त्र के प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, वीडियो के दौरान जो प्रश्न कठिन रहेंगे मैं आपको बताता चलूँगा और आप इन प्रश्नों को अलग से नोट कर लीजिएगा ताकि परीक्षा के समय इन कठिन प्रश्नों को आसानी से रिवाइज कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूपी टीजीटी 2010 नागरिक शास्त्र का हल प्रश्न पत्र। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप जानते हैं कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, उनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। तो सही उत्तर है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इसके अन्य जो ऑप्शन हैं उनकी बात की जाए तो पहला ऑप्शन है साम्यवादी राज्य की स्थापना करना, ये नहीं है। पूंजीवादी राज्य की स्थापना, ये भी नहीं है। और चौथा ऑप्शन है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की स्थापना। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं है। सही उत्तर है एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला प्रश्न देखिए, कई बार हम लोगों ने जो भी प्रश्न पत्र सॉल्व किए हैं उन सब में ये प्रश्न अवश्य ही पूछा गया है और ये शुरुआती परिभाषा है बीए पार्ट 1 की कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। ये कथन किसका है? राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। पॉलिटिकल साइंस बिगिन एंड एंड्स विथ स्टेट। तो ये परिभाषा बहुत ही आसान और साधारण सी परिभाषा है, गार्नर द्वारा दी गई है। राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। अगला प्रश्न है, परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नहीं है? ऑप्शन है आपके अमूर्त स्वरूप, काल्पनिकता, दार्शनिकता पर बल और तथ्यों के अध्ययन पर बल। तो दोस्तों, परंपरागत राजनीति विज्ञान जो था उसके लक्षणों में अमूर्त स्वरूप, काल्पनिकता और दार्शनिकता पर बल है, जबकि तथ्यों के अध्ययन पर बल है। ये परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है। आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया जाता है, जबकि परंपरागत राजनीति विज्ञान जो था उसमें राजनीति विज्ञान के अमूर्त स्वरूप, काल्पनिक तत्वों का प्रवेश और दार्शनिकता पर बल अधिक दिया जाता था। अगला प्रश्न है, एक कथन है कानून संप्रभु का आदेश है। कानून जो है संप्रभु का आदेश है, यह किसका कथन है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसको अलग से नोट कर लीजिएगा दोस्तों। जो भी कोटेशन है या कथन है आप इनको अलग से नोट करते हुए चलिएगा ताकि बाद में आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और आप इसे तैयार भी यानी याद भी करते चलिएगा। तो कानून संप्रभु का आदेश है, ये कथन ऑस्टिन का है और ऑस्टिन ने संप्रभुता के एकलवादी धारणा का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि कानून जो है वो संप्रभु का आदेश है। और इसकी पुस्तक है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी विधि शास्त्र पर व्याख्यान, इसकी हिंदी है और इस पुस्तक में ही वह प्रतिपादित किया है कि कानून संप्रभु का आदेश होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य को अन्य समुदायों में से अलग करता है? ऑप्शन है आपके भूभाग, प्रशासन, संप्रभुता और जनसंख्या। तो राज्य के जो 4 आवश्यक तत्व होते हैं आप जानते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन 2 प्रशासन जो है ये इसके अंतर्गत नहीं है। तो सही उत्तर है दोस्तों कि राज्य के आवश्यक तत्वों में सब जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता है। लेकिन जो संप्रभुता का तत्व है यानी सॉवरेनिटी, ये तत्व है ये राज्य को अन्य समुदायों और संगठनों से अलग करता है। चूँकि राज्य एकमात्र संप्रभुता संपन्न संस्था है, इसलिए अन्य जो समुदाय या संस्थाएं हैं उसके लिए संप्रभुता होना या न होना आवश्यक नहीं है, जबकि राज्य की जो महत्वपूर्ण अंगों में संप्रभुता शामिल है और बिना संप्रभुता के कोई राज्य नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? काल्पनिक नहीं है तो देखिए दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत,
ऐतिहासिक सिद्धांत और सामाजिक समझौते का सिद्धांत। तो एक तरह से आप ध्यान दीजिए, तो जो ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत, जिसको कि एवोल्यूशनरी या हिस्टोरिकल थियरी ऑफ स्टेट कहा जाता है, राज्य की उत्पत्ति के या स्टेट ओरिजिन ऑफ स्टेट के संबंध में राज्य का ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत को काल्पनिक नहीं माना जाता है। जबकि दैवी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत और सामाजिक समझौते के सिद्धांत में कल्पनाएं की जाती हैं और ये मान लिया जाता है कि उस समय ऐसी व्यवस्था रही होगी। लेकिन जो ऐतिहासिक सिद्धांत है, ये ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत, ये जो है राज्य को ऐतिहासिक विकास का या विकास का परिणाम मानता है, इसलिए इसे काल्पनिक नहीं कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस संविदावादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया है? आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। दोस्तों, आसान प्रश्न है, क्योंकि जब आप समझौतावादी विचारक पढ़ते हैं तो हाब्स की जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें मनुष्य का जीवन एकाकी, क्षणिक, पाशविक था और उसमें जीवन की कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन लॉक ने अपने प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करते हुए कहा है कि प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की भावना थी। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका जॉन लॉक। अगला प्रश्न है, श्रेणी समाजवाद का संबंध किस देश से रहा है? तो दोस्तों, श्रेणी समाजवाद का संबंध ब्रिटेन से रहा है। श्रेणी समाजवाद का संबंध ब्रिटेन से हुआ, जो श्रम संघवाद का एक रूप था, और श्रेणी समाजवाद को विचारधारा के रूप में स्थापित करने का श्रेय ए जे पेंटी को है, और इसके अतिरिक्त GDH कोल और हॉब्सन के नाम भी श्रेणी समाजवाद से घनिष्ठता से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिवाद और समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। व्यक्तिवाद और समाजवाद में जो संबंध है उसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन परस्पर सहयोग, परस्पर आदान प्रदान, परस्पर मिलना और परस्पर विरोध। तो सही उत्तर है व्यक्तिवाद और समाजवाद में परस्पर विरोध का संबंध है। समाजवाद के बारे में कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं की जा सकती है, लेकिन यह व्यक्तिवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। व्यक्तिवाद में जहां व्यक्ति को केंद्र में रखा जाता है, वहीं समाजवाद में समाज को केंद्र में रखा जाता है। व्यक्तिवाद में ये माना जाता है कि व्यक्ति जो है विवेकशील होता है, उसे अपने हित और अहित का ज्ञान होता है, जबकि समाजवाद में जो व्यक्ति होता है उसको नगण्य माना जाता है और केंद्र में इसके समाज होता है, और ये माना जाता है कि समाज ही सर्वोच्च होता है। अगला प्रश्न है, समाजवाद का संबंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किस वर्ग से है? ऑप्शन है आपके पूंजीपति, सैनिक, श्रमिक और उत्पादक। तो दोस्तों, समाजवाद का जो संबंध है इन विकल्पों में से मुख्य रूप से श्रमिक वर्ग से है, और 19वीं सदी के यूरोप का इतिहास समाजवादी और श्रम आंदोलन का साक्षी है। समाजवाद मूलतः एक निराशा की गुहार थी और असहाय स्थितियों के खिलाफ यह एक निषेध का स्वर था, जिससे कि आर्थिक क्षेत्र में न्याय की मांग की गई थी। तो सही उत्तर है समाजवाद का संबंध मुख्य रूप से श्रमिक वर्ग से है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है? ऑप्शन है आपके समाज, राष्ट्र, राज्य और संसार को। तो दोस्तों, सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को सर्वोच्च माना जाता है या अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि मुसोलिनी के कथन के अनुसार देखा जाए कि सब कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के बाहर कुछ नहीं है और राज्य का विरोध भी कोई नहीं कर सकता है। तो इस हिसाब से सर्वाधिकारवाद में राज्य ही सब कुछ होता है और व्यक्ति उसके सामने कुछ भी नहीं है, और व्यक्ति राज्य के हित साधन के लिए एक उपकरण या अंग मात्र है। सर्वाधिकारवाद में ऐसी मान्यता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्नलिखित में से कौन बल देते हैं? तो सामाजिक न्याय की अवधारणा पर ऑप्शन है मार्क्सवादी, उदारवादी, व्यक्तिवादी और बहुलवादी। तो दोस्तों, सही उत्तर है सामाजिक न्याय की अवधारणा पर मार्क्सवादी बल देते हैं। उनके अनुसार जो संसाधनों का वितरण है वो सामाजिक व्यवस्था के अनुसार न्यायपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, जस्टिस शब्द जस से निकला है, JUS, इसका संबंध किस भाषा से है?
तो ऑप्शन है आपके अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन और हिंदी। तो सही उत्तर है दोस्तों जो जस्टिस शब्द जिसका अर्थ न्याय होता है, ये इस जस शब्द से निकला है, जिसका कि जो मूल शब्द है वो लैटिन है। लैटिन में जस का अर्थ होता है जोड़ना, और इसके द्वारा मनुष्य के पारस्परिक संबंधों की उचित व्यवस्था या उद्देश्य से की जाती है कि संगठित समाज की इकाई के रूप में व्यक्ति के अधिकारों में सामंजस्य बना रहे। अगला प्रश्न है, कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। ये कानून की परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन है आपके ऑस्टिन, सालमांड, विल्सन और ग्रीन। तो सही उत्तर है ऑस्टिन। ऑस्टिन जो है वो कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश मानते हैं। अगला प्रश्न है, जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती, ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके लाक, लास्की, ग्रीन और बुल्योबी। तो सही उत्तर है लाक का कथन है। आप इसको अलग से नोट कर लीजिएगा कि वो कहता है जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती, और इसलिए कानून का होना आवश्यक है, क्योंकि कानून के द्वारा ही व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा हो सकती है। अगला प्रश्न है, अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता क्या है? ऑप्शन है आपके अधिकार प्राकृतिक रूप के होते हैं, अधिकार राज्य की देन होते हैं, अधिकार समाज की देन होते हैं, और चौथा है कि राज्य या अधिकार राज्य परंपराओं की देन होते हैं। तो अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मान्यता है कि अधिकार जो है वो राज्य परंपराओं की देन होते हैं, जबकि रीति रिवाज जो है लंबे समय के बाद स्थिर हो जाते हैं और तभी अधिकारों का जन्म होता है। तो सही उत्तर है आपका, अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता ये मानी जाती है कि अधिकार रीति रिवाज और परंपराओं की देन होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रभाव की एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन है आपके उसे देखा जा सकता है, उसे देखा नहीं जा सकता है, उसे महसूस किया जा सकता है, और इसमें द्विसंबंध होता है। तो प्रभाव की विशेषता नहीं है, उसे देखा जा सकता है। दोस्तों प्रभाव को देखा नहीं जा सकता है। जो प्रभाव होता है जैसे शक्ति, सत्ता, प्रभाव और वैधता, ये जो आपके कॉन्सेप्ट या अवधारणाएं हैं उसमें जब आप पढ़ते हैं तो प्रभाव जो है लोगों को प्रभावित करने की क्षमता होती है, इसलिए उसको देखा नहीं जा सकता है। अगला प्रश्न है, समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा। समाजवाद या सोशलिज्म शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? ऑप्शन है आपके रॉबर्ट ओवेन, मार्क्स, एंजल्स और सेंट साइमन। तो दोस्तों रॉबर्ट ओवेन जो है वो समाजवाद को सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग उसने किया था। अगला प्रश्न है, नाजीवाद का जनक कौन था? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, मुसोलिनी, हिटलर और लेनिन। तो सही उत्तर है हिटलर दोस्तों नाजीवाद का जनक था, और 1920 में हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या नाजी दल की स्थापना की थी, और वह जर्मन वर्कर्स पार्टी का संस्थापक भी था, और 1933 में हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री बना और एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था। तो नाजीवाद का जनक हिटलर था। अगला प्रश्न है, द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? आसान है, लेनिन, V.I. लेनिन द्वारा लिखी गई पुस्तक है द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो दोस्तों सही उत्तर है 1924 में महात्मा गांधी केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 में। तो दोस्तों ये कांग्रेस का 40वां अधिवेशन कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था, और इसमें महात्मा गांधी को अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है, राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके सेबाइन, सीले, बारकर और बेपर। तो सही उत्तर है दोस्तों सीले। सीले का कथन है कि राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है, और ये कथन इतिहास और राजनीति के परस्पर संबंधों को दर्शाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुस्मृति के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुस्मृति के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? तो मनुस्मृति भी राज्य के 7 अंगों को मानता है, यानी मनुस्मृति राज्य के सप्तांग सिद्धांत को स्वीकार करते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ क्या है? ऑप्शन है आपके बुराई के सम्मुख समर्पण करना, हिंसा से भयभीत होना, आध्यात्मिक बल के आधार पर बुराई का विरोध और इनमें से सभी। तो दोस्तों सही उत्तर है, गांधी जी के अनुसार अहिंसा का जो अर्थ है वो है आध्यात्मिक बल के आधार पर बुराई का प्रतिरोध करना। अहिंसा, सत्य और अहिंसा गांधी जी के दो जो महत्वपूर्ण सिद्धांत रहे हैं। उसमें सत्य का अर्थ होता था कि सदा सत्य बोलना, और अहिंसा का अर्थ होता है कि हिंसा न करना और मन, वचन तथा कर्म किसी से भी किसी के प्रति हिंसा न करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक संविदा का लेखक कौन था? तो मैंने आपसे पहले ही बताया है दोस्तों, जो पुस्तकें हैं उनको आप हिंदी और इंग्लिश में, उनके क्या नाम हैं? ऐसे तो नाम इंग्लिश में ही हैं, लेकिन उसका हिंदी नाम भी आप जानिए। देखिए, जैसे सामाजिक संविदा का लेखक पूछ रहा है तो सामाजिक संविदा को सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। आप आसानी से इसका उत्तर दे देंगे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक रूसो थे। अगला प्रश्न है, सत्ता का विलय एक विशेषता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। सत्ता का विलय एक विशेषता है। ऑप्शन है संसदीय सरकार की, दूसरा अध्यक्षीय सरकार की, इनमें से दोनों की और इनमें से किसी की नहीं। तो सत्ता का विलय ये संसदीय सरकार की विशेषता है, और संसदीय सरकार के अंतर्गत जो कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव होती है उसकी शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित न होकर मंत्रिमंडल और कैबिनेट में निहित होती है, और मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, जिससे कि अधिनायकवाद व्यवस्था में सत्ता एक व्यक्ति में निहित होती है, लेकिन संसदीय व्यवस्था में सत्ता का विलय एक समूह में होता है और किसी एक व्यक्ति के पास सत्ता नहीं होती है। तो सही उत्तर है, सत्ता का विलय संसदीय सरकार की एक विशेषता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? संसद ने, संविधान सभा ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने। तो सही उत्तर है संविधान सभा ने। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था, और एक संविधान सभा जुलाई 1946 में गठित की गई थी, और उसने ही भारतीय संविधान का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है बहुत ही आसान शुरुआती प्रश्न है, भारतीय राज्य व्यवस्था का भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? तो इसको आपको याद होना चाहिए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2, 11, 18 दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारत का संविधान बनने में। आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, और 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जो कि संविधान के निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत गठित की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगर जो अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो पहली बैठक जो संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसकी अध्यक्षता वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए थे। तो इसमें देखिए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन मिलता है? तो संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन मिलता है, और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 32। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है, और भारतीयों को 6 प्रकार के, यानी भारतीय नागरिकों को कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता,
संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार और भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान को कौन से संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? तो सही उत्तर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य जो हैं वो स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश के आधार पर संविधान में जोड़े गए थे और वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 है। अंतिम जो मूल कर्तव्य 11वां मूल कर्तव्य है सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, उसको जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान के किस शीर्षक में मिलता है? तो सही उत्तर है दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों में। सामाजिक आर्थिक उपबंध जो हैं या एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना जो है उसका वर्णन भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। चूँकि नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों की भांति जो है वो कानून या न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको कोई संवैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। ये राज्य की इच्छा के आधार पर, राज्य की इच्छा पर निर्भर होते हैं कि ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो सरकार किसी प्रकार से उनको प्राप्त या प्रदान करने का कार्य करेगी। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत है, उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। ऐसे संविधान की आत्मा संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? नकारात्मक, सकारात्मक, इनमें से दोनों और कोई नहीं। तो सही उत्तर है जो धर्म की स्वतंत्रता दी गई है वो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों, यानी इनमें से दोनों है, क्योंकि अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, और यह अवधारणा समय के अनुसार सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 48, 48 क, अनुच्छेद 47 और 47 क। तो सही उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 48 क के तहत पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन का उपबंध किया गया है? ऑप्शन है 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची और 8वीं अनुसूची। तो सही उत्तर है 7वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जिनमें से 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों के विभाजन से संबंधित है। इसमें 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो आपका सही उत्तर है केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? तो इसमें आपका सही उत्तर जो हो जाएगा अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 251 और 254। सही उत्तर है 13, 251 और 254। इससे जो है संविधान के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त होती है। याद रखिएगा 13, 251, 254। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सही उत्तर है संसद को। नागरिकता संबंधी जो नियम या कानून हैं उनको बनाने की शक्ति भारत को, संसद को है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। अटॉर्नी जनरल भारत का विधि अधिकारी होता है। ये न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन किसी भी सदन में उसकी समितियों में बोल सकता है, लेकिन उसे कोई मत देने का अधिकार नहीं होता है। और अटॉर्नी जनरल या भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो सही उत्तर है लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये है 26वां संविधान संशोधन 1971 के तहत राजाओं के विशेषाधिकारों यानी प्रीवी पर्सेज को 26वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष होता है और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एक ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो सही उत्तर है, जैसे संघ की केंद्रीय शक्ति का या जो राज्य केंद्र की कार्यपालिका शक्ति होती है उसका प्रधान राष्ट्रपति होता है संघ की कार्यपालिका शक्ति का, उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सही उत्तर है राष्ट्रपति। दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है और राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है और वह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है। दोस्तों, राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए करता है, लेकिन राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 326, 3 दूना 6, 326 अनुच्छेद 326 में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है। पहले जो वयस्क मताधिकार जो हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय 21 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा थी मताधिकार की, लेकिन 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदाताओं की आयु घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। तो याद रखिएगा, 61वें संविधान संशोधन द्वारा न्यूनतम आयु सीमा मतदान की 21 से 18 कर दी गई थी और इसका वर्णन वयस्क मताधिकार की व्यवस्था अनुच्छेद 326 के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में ये व्यवस्था होती है कि यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक न हो तो जनता उन्हें पद से हटाकर उनकी जगह नए प्रतिनिधि चुन सकती है। इस पद्धति को क्या कहा जाता है? तो इस पद्धति को दोस्तों रिकाल या प्रत्याह्वान कहा जाता है। प्रत्याह्वान ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारियों के व्यवहार से संतुष्ट नहीं है तो उन्हें पद से हटाकर उनकी जगह नए प्रतिनिधियों को चुन सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो ये है मार्ले मिंटो सुधार और 1919 के एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो याद रखिएगा, 1909 के एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1688 में हुई गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति का संबंध किस देश से था? तो दोस्तों 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध इंग्लैंड से था। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति जो है ये अत्यंत ही युगांतकारी घटना है और इसमें स्टुअर्ट वंश के राजा जेम्स द्वितीय की तानाशाही से तंग आकर जनता ने विद्रोह किया था और उसकी लड़की मेरी और उसके पति हॉलैंड के राजा विलियम को इंग्लैंड का सिंहासन सौंपा गया था और इस क्रांति का प्रभाव अन्य यूरोपीय देशों पर भी पड़ा था। यहाँ पर देखिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक है गीता रहस्य। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक की रचना की और इसके अलावा इनकी अन्य कृतियाँ हैं द ओरियन, आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। ये ग्रंथ भी जो हैं वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखे गए। अगला प्रश्न है, जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके सिकंदर महान, मुसोलिनी, माओ सेतुंग और हिटलर। तो सही उत्तर है मुसोलिनी का कथन है कि जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय और जवाहरलाल नेहरू। तो सही उत्तर है राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा और आधुनिक भारत का जनक माना जाता है।
अगला प्रश्न है, एक संस्था है फॉरवर्ड ब्लॉक, ये एक दल है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। दोस्तों 1919 में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक किया था और 1920 में आईसीएस की प्रतिष्ठित परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया था। और ये देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक या जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे स्वीकार किया था? तो सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, किसे आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है? तो मनु जो है वो एक विधिवेत्ता और विधि के संग्रहकर्ता माने जाते हैं, इसलिए आधुनिक मनु जो है भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। अंबेडकर ने भी कानून का संग्रह और उसके लेखन करने का कार्य किया था। अगला प्रश्न है, मैं ही राज्य हूँ, यह घोषणा किसने की थी? आई एम द स्टेट। दोस्तों लुई 14वें लुई ने ये कथन व्यक्त किया था या अपने को सर्वोच्च मानते हुए ये कहा था कि मैं ही राज्य हूँ। यह उसकी निरंकुशता और निरंकुश सत्ता का प्रतिफल था, जिसके संबंध में ये कथन आया था कि मैं ही राज्य हूँ। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय स्थित है, ये नीदरलैंड में है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सदस्य को निषेधाधिकार शक्ति प्राप्त नहीं है? तो दोस्तों निषेधाधिकार या वीटो पावर जो होती है वो किसे प्राप्त है? तो वीटो पावर 5 अस्थायी देशों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन को प्राप्त है। तो इन पांचों के अलावा जो ऑप्शन आपके पास होगा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन के अलावा जो ऑप्शन है जर्मनी, तो जर्मनी को वीटो पावर प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है वो कौन सा दल विश्वास करता था? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और मुस्लिम लीग। तो सही उत्तर है मुस्लिम लीग द्विराष्ट्र के सिद्धांत में विश्वास करती थी। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा कोटेशन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये कथन किसका है? तो ये बाल गंगाधर तिलक का कथन है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य अस्थायी होते हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों 10 सदस्य सुरक्षा परिषद में अस्थायी होते हैं, जबकि 5 अस्थायी होते हैं। 10 अस्थायी सदस्य जो होते हैं उनका चयन 2 वर्ष के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, टीजीटी परीक्षा 2010 का नागरिक शास्त्र का प्रश्न पत्र, और इसमें आपने कुल 63 यानी 63 प्रश्नों को हल किया। चूँकि इस परीक्षा में कुल 125 प्रश्न आते हैं और आपको 2 विषयों का कम्बिनेशन बनाना होता है, जैसे नागरिक शास्त्र और इतिहास या नागरिक शास्त्र और भूगोल। तो इसमें जो नागरिक शास्त्र के प्रश्न पत्र था उसमें से 63 प्रश्न होते हैं, उनको हमने हल किया। और इसमें से जो कठिन प्रश्न थे उनको मैंने आपको बता भी दिया कि आप अलग से नोट कर लीजिएगा, ताकि आप परीक्षा के समय इसे रिवाइज कर सकें और सही प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकें। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।